आस्था स्पिनटेक्स का आईपीओ 29 जून से 1 जुलाई के बीच ओपन हो रहा है, जो कि 170 करोड़ का इश्यू साइज लेकर आ रहे हैं। यानी कि आज आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ का रिव्यू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसके लेटेस्ट जेएमपी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंपनी की बिजनेस मॉडल, आखिर कंपनी बिजनेस क्या करते हैं, उसके बाद इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में है, उसके बाद आईपीओ डिटेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये जो हमसे 170 करोड़ यानी कि आईपीओ के थ्रू लेंगे, आखिर वो कहाँ यूज करेंगे, क्या पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल तो नहीं है। उसके बाद ये 100 रिवेन्यू यदि कमाती है तो वो कितना इसमें अपना मार्जिन यानी कि प्रॉफिट जनरेट करती है। उसके बाद इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़े इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। तो आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड आईपीओ का लेटेस्ट जेएमपी के बारे में बात करें तो इसका जेएमपी लगभग अभी 5 रुपया चल रहा है, यानी कि 3 से 4% या 5% ही आप मान सकते हैं। दोस्तों जेएमपी कोई खास नहीं। अब इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। ये यार्न बनाते हैं, ये 2013 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि इनकॉर्पोरेट जो है 2013 में हुई है। ये यार्न बनाते हैं। यार्न का मतलब दोस्तों होता है धागा। जो कपड़े बनती है, जीन्स, टी शर्ट, लोअर वगैरह ये बनती है, जो ये धागा मैन्युफैक्चर करती है। ये सिर्फ धागा मैन्युफैक्चर करती है, कपड़ा नहीं बनाती है। ये इसका जो बिजनेस मॉडल चलता है वो B2B बिजनेस चलता है, यानी कि ये डायरेक्ट बड़े बड़े कंपनियों को अपना धागा सेल करते हैं, यानी कि कपास खरीदते हैं और उससे ये सेल करती है धागा बना के। इसका B2C बिजनेस मॉडल नहीं चलता है, क्योंकि B2C का मतलब होता है खुदरा विक्रेता। ये खुदरा विक्रेता नहीं करते, ये थोक विक्रेता करते। आपको बिजनेस मॉडल समझ में आएगा तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख लेते हैं, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में है। यदि मैं सबसे पहले इसके एसेट्स के बारे में बात करूं तो इसका एसेट्स 31 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2025 तक का दिया गया और इधर 31 दिसंबर 2025 तक का दिया गया। तो इसका फाइनेंशियल जो सिर्फ 3 साल का देखता हूं तो इसका 172 करोड़ था एसेट्स 2023 में, 24 में 240 करोड़ और 274 करोड़ 2025 में। दोस्तों एसेट्स में साल दर साल ग्रोथ। अब इसके टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं। 239 था 2023 में, 305 करोड़ था 2024 में और 352 करोड़ 2025 में और 314 करोड़ ये लास्ट 6 मंथ में हुआ। ये थोड़ा निगेटिव हो गया, लेकिन थोड़ा घटा है तो उससे मतलब कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा घटा है। अब इसके प्रॉफिट टैक्स के बारे में बात करते हैं तो 1 करोड़ था 2023 में मात्र इनके पास प्रॉफिट, और 16 करोड़ हो गया 2024 में और 23 करोड़ हो गया 2025 में और 17 करोड़ अभी तक इसके पास है। यदि इसके इबिडेटा की बात करो तो इबिडेटा भी साल दर साल ग्रोथ किया, यानी कि 2024 में इसके पास 34 करोड़ था और 2023 में 11 करोड़ और 2025 में 46 करोड़। और नेटवर्थ के बारे में बात करो तो इसके पास 153 करोड़ नेटवर्थ है और टोटल इसके पास कैश जो उपलब्ध है 121 करोड़, यानी कि कैश भी बढ़ा है। दोस्तों 2023 में इसके पास कैश जो पैसा उपलब्ध था वो मात्र 32 करोड़, 2024 में 49 करोड़ और 2025 में 91 करोड़, इधर लास्ट में 121 करोड़। इनके पास कैश भी बहुत ज्यादा उपलब्ध है। इसका फाइनेंशियल देख लिए तो फाइनेंशियल ओवरऑल बढ़िया। अब इसके आईपीओ डिटेल के बारे में बात करते हैं। 29 जून से 1 जुलाई के बीच ओपन हो रहा है, 2 को अलॉटमेंट है, 6 को इसका लिस्टिंग है। यदि मैं इसके प्राइसमेंट के बारे में बात करूं तो 125 से 136 रुपया के बीच प्राइसमेंट रखा गया और टोटल 110 शेयर का एक लॉट है और ये एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होगी। टोटल इशू साइज 170 करोड़ का और फ्रेश इशू 170, यानी कि कोई भी शेयर ये अपना सेल नहीं कर रहे, मतलब 1 भी रुपया का ये कंपनी अपना शेयर सेल नहीं कर रही है। फेस वैल्यू 10 रुपया रखा गया है। यदि मैं इसके कोटा की बात करूं तो क्यूआईबी के लिए मात्र 20% और रिटेल के लिए 40%, एचएनआई के लिए 40% रिवर्स रखा गया। यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं यानी कि 110 शेयर तो 14,960 रुपया आपको एक लॉट के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो 1430 शेयर आपको मिलेंगे, उसमें कि 1,94,480 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपको। यदि रिटर्न फॉर इक्विटी की बात करें यानी कि आरओई 2025 के अनुसार तो 13 इसका आरओई है, आरओसी 12 का, डेब्ट पर इक्विटी 0.66 और RONW 11.46, पेट मार्जिन 5.60, इबिडिटा मार्जिन 11.25। ये इबिडिटा मार्जिन सही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2025 के अनुसार 3.11 है। अब दोस्तों इसके थोड़ा पीयर कंपैरिजन के बारे में देखते हैं। आस्था स्पिनटेक्स का पीई रेशियो 18 का है और अंबिका कॉटन का पीई रेशियो 14 का है और लगन स्पिनटेक्स का पीई रेशियो 11 का है
और पाशुपति कोटिन्स लिमिटेड का जो पी रेशियो 106 का है दोस्तों। इससे ये पता यानी कि टोटल देखिए आप 11 से लेके 106 पी रेशियो है। इसका प्राइसमेंट अंबिका कॉटन और लगमन स्पिनटेक्स से इसका प्राइसमेंट थोड़ा हाई है, यानी कि इसका प्राइसमेंट लगभग 100 रुपया के बीच होना चाहिए। यदि इसके पी रेशियो के अनुसार या इस पी रेशियो पे आना चाहता था तो इसका ये प्राइसमेंट थोड़ा महंगा है। अब इसके फंड के बारे में बात करते हैं। ये फंड जो हमसे 170 करोड़ ले रही, आखिर ये कहाँ यूज करेगी दोस्तों? 111 करोड़ ये नई मैन्युफैक्चर यूनिट बैठाने के लिए 111 करोड़ रुपया पे करेगी, यानी कि नया बिजनेस स्टार्ट करेगी, यानी कि नया मिल कॉटन बनाने वाली, हेलकॉन यार्न बनाने वाली एक कंपनी खरीदेगी। वर्किंग कैपिटल के लिए 10 करोड़ यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट के लिए 48 करोड़ ये यूज करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि ये 100 रुपया रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आखिर ये कितना कमाती है? 80 से 90 रुपया के बीच इसका कच्चे माल पर खर्च होता है और दूसरा बकाया टैक्स वगैरह देने के लिए 2 से 4 रुपया, और इसका प्रॉफिट जो होता है वो 7 से 8 रुपया, यानी कि इसका प्रॉफिट जो शुद्ध होता है वो 7 से 8 रुपया। ये कोई ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस भी नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। अब दोस्तों इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करते हैं। यदि मैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो ये बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकती। यदि इसको चलाया तो हमेशा चलता है, क्योंकि हमेशा कपड़ा का डिमांड रहता है। कंपनी 111 करोड़ से एक और स्टार्टअप खरीद रही, जिससे कि इसको और आगे फायदा या मुनाफा या मार्जिन रेवेन्यू भी जनरेट ज्यादा हो सकता है। ये कंपनी अपना B2B बिजनेस मॉडल जो कि डायरेक्ट होलसेल को देती है, B2C नहीं करती है। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि ये होलसेल को देती है, क्योंकि डायरेक्ट माल ज़्यादा सप्लाई होता है और बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े फैक्ट्रियों में देता है। अब इसके वीकनेस के बारे में बात करते हैं। इसका GMP कम है और वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम हो सकता था, और ये 100 में मात्र 7-8 रुपया प्रॉफिट कमाती है, ताकि यदि कपास का दाम बढ़ा या और चीज़ का दाम बढ़ा तो इसके प्रॉफिट पर और इफेक्ट पड़ सकता है। ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्यों? ये कम्पिटिटिव बिजनेस है दोस्तों। आप समझ गए इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब दोस्तों बात करते हैं इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए। यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए नजरिए से जाना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए, इसका GMP अभी मात्र 5% चल रहा है, यानी कि 4 से 5% कोई खास नहीं है। मार्केट का सेटलमेंट यदि सही रहा तो इसका GMP आगे जा सकता है। यदि आप डिमांड रहा, यदि आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मैं इस पर एक फाइनल तीसरे दिन से पहले, यानी कि दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन होने के बाद इस पर एक फाइनल अपडेट वाला वीडियो दे दूंगा कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए कि अप्लाई नहीं करना चाहिए। अभी तो नहीं ही मैं बोलना चाहूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। तो लॉन्ग टर्म के लिए बारे में देखिए दोस्तों, इससे ज्यादा बढ़िया सेक्टर बहुत सारे मार्केट में लिस्टेड है। आप इस सेक्टर में नहीं जा सकते, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यदि आप जाना भी चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं, 2-4-5 महीने के लिए, या आपको 20 से 30% रिटर्न दे सकता है, लेकिन ये कोई फिक्स बात नहीं है। मार्केट का सेटलमेंट कभी ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि अभी ईरान इजराइल का लड़ाई हो रहा है तो ऊपर नीचे भी जा सकता है, क्योंकि अभी बात कोई भी सेटलमेंट नहीं होता है। अब दोस्तों एक बात कर लेते हैं, यदि आप इतना समझ गए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वचन देता हूँ ये आने वाले समय में एक दिन चैनल आपके लिए गोल्डन साबित होने वाला है। एक डिस्क्लेमर जाते जाते, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। यदि आप इस IPO में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, या अपना रिस्क या अपना एनालिसिस जरूर कीजिए। जय हिंद।